हाय एवरीवन। आज हम द हिंदू डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। डेली जो इम्पॉर्टेंट बाइट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल हैं, आज हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं वो हमने यहाँ पर कैप्चर किए हैं। पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल बंगाल रूरल इलेक्शन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बंगाल में पंचायत के पोल्स चल रहे हैं। बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं, अपोजिशन के मेंबर नहीं उठ पा रहे हैं, उनको क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट थी कि सेंट्रल फोर्सेस को अप्लाई किया जाना चाहिए स्टेट में। तो ये सेंट्रल फोर्सेस वहाँ लगाई गई, वहाँ पर इलेक्शन हुए। आप इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं। इथिक्स जो पेपर 4 हमारा है, उसमें ये इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती कि आप इथिक्स में इस आर्टिकल को कैसे इथिक्स से रिलेट करते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंस रिलेट करते हैं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस रिलेट करते हैं। ये चीज़ें सब हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बंगाल में जो फाइनल पोल है वो कंप्लीट हुआ है और हाई कोर्ट ने बोला है कि जो लोगों की डेथ हुई है उसको एफआईआर किया जाए। तो हमारे लिए ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट थी कि कैसे इथिक्स में क्वेश्चन उठ सकता है, कि इथिक्स में ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंगाल में पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इथिकल इम्पोर्टेंस बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हमारे बंगाल का बॉर्डर किस किस से मिलता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बंगाल का बॉर्डर दो तीन इंटरनेशनल कंट्री से मिलता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बंगाल का इलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि बंगाल का ज्योग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। आप ये देखिए, जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो बंगाल का फॉरेस्ट आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं बंगाल में और 5 नेशनल पार्क हैं। तो ये आप ये मत सोचिए कि बंगाल को डिस्कस किया है तो बंगाल की पूछेगा पंचायत में कितनी सीटें होती हैं, पंचायत में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो कैसी है, बंगाल का बॉर्डर किस किस से मिलता है, और बंगाल जो है वो उसका बांग्लादेश से क्या रिलेशन है, बांग्लादेश में कौन सी रिवर बंगाल से होती हुई जाती है। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि बंगाल के रिलेटेड न्यूज़ है तो बंगाल से रिलेटेड हमें आर्टिकल ढूंढना पड़ेंगे, हमें उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तो पहली बात हमने जानी, बंगाल में 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क के हम नाम देख लेते हैं। ये नाम डे टू डे देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत होती जाएगी, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन फंसते चले जाएंगे। जब भी कोई स्टेट का नाम बहुत चर्चा में है तो आप स्टेट की ज्योग्राफी देखिए, थोड़ी स्टेट की हिस्ट्री देखिए, थोड़ा उसका एनवायरनमेंट देखिए। जैसे जैसे आप इस चीज़ को कवर करते चले जाएंगे, आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड नॉलेज है वो इन्हेंस होने लगेगी। तो हमने यहाँ जाना, बंगाल में 5 नेशनल पार्क हैं और 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क जो है 5, उसमें सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन आप जानते ही हैं, बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव्स मिलते हैं। तो सुंदरवन एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें बहुत सारे मैंग्रोव्स मिलते हैं। फिर बोक्सा टाइगर रिजर्व है, गुरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है और सिंगलीला नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरह से आप आर्टिकल को अगर रिलेट करते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो आपके लिए आर्टिकल ईजी होते चले जाएंगे और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगला आर्टिकल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है लिंचिंग से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट सीक्स डेटा ऑन एक्शन टेकन अगेंस्ट लिंचिंग। तो यहाँ पर आपको पता है लिंचिंग का क्या मतलब होता है। लिंचिंग का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर मॉब, पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया में लोग किसी पर्सन को कूट कूट के, पीट पीट के या फिर मार देते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ डिटीज, इन द नेम ऑफ प्रेयर, तो उसको लिंचिंग कहते हैं। तो लिंचिंग से रिलेटेड वायलेंस बहुत बढ़ गए इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे रिलेटेड क्या डेटा है। तो लिंचिंग जो है, लिंचिंग बढ़ने के पीछे आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, इसमें एक प्रोपेगेंडा होता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, कोई कम्युनिटी किसी कम्युनिटी से हेट नहीं करती है, मगर पॉलिटिकल मोटिव बहुत होता है। ये मेंस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस में लिंचिंग से रिलेटेड आपके आर्टिकल आ सकते हैं। आप मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है लिंचिंग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे साइकोलॉजिकल सोच लोगों की बदली जा सकती है, कैसे सोशल ग्रोथ की जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए तो लिंचिंग को कम किया जा सकता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने ये आपके इसमें डाल दिया था। आप ज़रूर इसे अच्छे से एक बार देख लेना। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाँ बाढ़ आई हुई है, कौन से एरिया में बाढ़ आई हुई है, हिमाचल का बॉर्डर किससे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट। मगर ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट वहाँ पर कितने नेशनल पार्क हैं। हम हर स्टेट के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस लेक्चर का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं तो 1.5 की स्पीड में सुनिए। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कैप्चर करिए, उसको नोट डाउन कर डालिए बिल्कुल माइंड मैप की फॉर्म में, और बाकी जो है पीडीएफ सेव कर लीजिए। आप मुझसे पीडीएफ मांगेंगे तो मैं इसकी आपको पीडीएफ डे टू डे टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लोकेशन आप देख लिए पिन वैली नेशनल पार्क। अब आप ये देखिए, ग्रेट हिमालयन से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पिन वैली नेशनल पार्क पड़ता। आपको ऐसे ही याद रखना, हाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था, उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पिन वैली था, उसके नॉर्थ वेस्टर्न में खिरगंगा नेशनल पार्क था, और जो है धौलाधर रेंज उसके वेस्टर्न साइड में पड़ती थी। रोहतांग पास जो है ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ती है। वारालाचा पास जो है नॉर्थन साइड में पड़ती। यहाँ पर एक पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चा में रहती है, वो चाइना से मिलती है, यहाँ कहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसका नाम सिपकीला। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए सिपकी ली। सिपकी चुस्की लेते नहीं है, चुस्की, तो उसी को सिपकी कर लीजिए आप। तो सिपकीला पास जो है हिमाचल प्रदेश में। तो आप ये मैप की इम्पोर्टेंस समझिए, जितना ज़्यादा मैप देखेंगे आप, जितना ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटी करेंगे, उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं एक बार लिस्ट की फॉर्म में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मैंने डिस्कस किया, मैंने बताया पिन वैली, देखो कितनी आसानी से याद हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पिन वैली नेशनल पार्क है। खिरगंगा मैंने बताया वेस्टर्न साइड में। इंद्र किला, देखो मैंने इंद्र किला नहीं बताया तो मुझे याद नहीं है इंद्र किला वेस्टर्न साइड में है। और सिंबल बड़ा जो है ये उत्तराखंड बॉर्डर से मिलता हुआ सिंबल बड़ा नेशनल पार्क है। अब यमुना रिवर में बाढ़ आई हुई है, दिल्ली में वाटर लेवल यमुना का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो वहाँ पर स्कूल हैं या फिर वहाँ क्लोजिंग जो एक्टिविटी हैं वो बहुत सारी क्लोज़ कर दी गई हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यमुना रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट में जाती है, कहाँ जाकर गंगा से मिल जाती है, यमुना की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चरल पर्सपेक्टिव से, ये सब चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। तो यमुना के बारे में हम जान लेते हैं। यमुना जो है लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ देखो गंगा नहीं लिखा है, ये गंगा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, अब ये जान लीजिए। फिर ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन जो है वो हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से है, याद रखिए। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर
पुंछ पीक, बंदर पुंछ गढ़वाल एरिया के रीजन में उत्तराखंड में है, वहाँ से ये जो है निकलती है। आप इतना याद रखिए, इमरुत्ती ग्लेशियर, बंदर पुंछ पीक, बार बार आप देखेंगे, डे टू डे देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सोचेंगे कि मुझे एक बार में चीज़ याद हो जाए, बिल्कुल याद नहीं होगी। अब ये क्या है, कट करती है, नागा तिब्बा को कट करती है, मसूरी को कट करती है और शिवालिक रेंज को कट करती है। ठीक है, और क्या है, दूसरी बात, बंदरपुंछ ग्लेशियर से तो होती हुई जाती है। अब देख लीजिए, इसकी मैप की फॉर्म में मैंने ट्रिब्यूटरी दिखाई, आगे मैंने ट्रिब्यूटरी इसकी ओरल फॉर्म में बताई है, ऐसी लिस्ट बताई है, मगर मैप की फॉर्म में देखिए, जो चंबल रिवर है, देखिए चंबल रिवर है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है वानस है, काली सिंध है और पार्वती है। तो चंबल जो है, अब आप ये सोचिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जल्दी से निपटा दिया, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि नॉर्थ से साउथ में कैसे पढ़ेंगी ये रिवर, वेस्ट से ईस्ट में कैसे पढ़ेंगे। अब वेस्ट से ईस्ट में देख लीजिए, पहले चंबल पड़ेगी, ठीक है, फिर सिंध पड़ेगी, फिर बेतवा पड़ेगी, फिर केन पड़ेगी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका आप शॉर्ट फॉर्म बनाइए CSB के, इसकी कोई बनाइए कि आपको हमेशा याद रहे, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं, नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी। ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टॉन्स, हिंडौन, ये है नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आप मुझे पेनिनसुलर और नॉन पेनिनसुलर में डिफरेंस बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ, इससे आपका माइंड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जो लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट आ गया कि ये जो रिवर है कहाँ जाकर मर्ज हो जाती गंगा में, ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्थित है, तो यहाँ पर जाकर ये गंगा में मर्ज हो जाती। ठीक है, और ये जो है क्रिएट करता है फर्टाइल एल्यूवियल, मतलब इसकी सॉइल यमुना गंगा दोआब इतना इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखिए, ये एरिया देखिए बीच का, ये जो गंगा यमुना दोआब है ना बीच का, ये एरिया इतना इम्पॉर्टेंट फर्टाइल होता है। यहाँ पर गेहूं की फसल, धान की फसल, आप कोई भी फसल कर लेंगे फेल नहीं होंगे, मैंने आपको ये बता दिया। अब क्या है, इस वीडियो के लेक्चर में एक मैं लिंक डालूंगा यूसीसी के ऊपर। मैंने यूसीसी के ऊपर पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है कि यूसीसी की इम्पोर्टेंस क्या है, यूसीसी के प्रॉस क्या हैं, यूसीसी के कॉन्स क्या हैं। तो बीआरएस कह रहा है हम स्ट्रांगली अपोज करेंगे सेंटर के यूसीसी का, तो हमें देखना है ये यूसीसी हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूसीसी की बहुत कम इंपॉर्टेंस है, बस आर्टिकल 44 आप देख लेना, उसमें जो आपका होगा वही इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। अब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आर्टिकल, वेदांता ग्रुप और एक फॉक्सकॉन करके कोई कंपनी है, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो हमारे लिए उनका कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर होता क्या है। आप बताइए मुझे सेमीकंडक्टर होता क्या। सेमीकंडक्टर कुछ नहीं होता है, जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो सेमी की फॉर्म में होती है, वर्ड ही लगा हुआ है सेमी, ना ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होगी ना ज़्यादा लो कंडक्टिविटी होगी, करंट जो है ईजिली पास करेगा, और इससे क्या होता है रेजिस्टेंस कम होता है। बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टेंस हो जाएगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, करंट का फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत लो हो जाएगा तब भी बहुत हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, बिल बहुत आने लगेगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। रेजिस्टेंस, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ रेजिस्टेंस का। हमारे घरों, पुराने घर में देखते होंगे आप, फैन होगा, उस फैन का रेगुलेटर होता था, वो इतना बड़ा आता था रेगुलेटर, एक बोर्ड के बराबर आता था। अब वो धीरे 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 उसे मिनिमाइज़ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले रेजिस्टेंस उसमें लगाया जाता था, तो वो रेजिस्टेंस क्या करता था, उसके करंट के फ्लो को रोकता था। जब करंट के फ्लो को रोकता था तो फैन की स्पीड स्लो हो जाती थी, और जैसे ही हम रेजिस्टेंस को कम करते थे तो फैन की स्पीड और तेज़ हो जाती थी, ऐसे एकदम तेज़ी से। तो ये चीज़ है, तो इसमें सेमीकंडक्टर का इस तरह से यूज़ होता है, चिप में यूज़ होता है, और भी सारे यूज़ हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बनाया। तो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इंटीग्रेटेड चिप देखा ही है आपने, गाड़ियों के अंदर सारे फंक्शन डिजिटल हो रहे हैं, टच पे हो रहे हैं, आपको बस हैंडल घुमाना है, गाड़ी पूरी मुड़ जाएगी, आपको बैठे बैठे संदेश देना। तो सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड चिप में है, माइक्रो चिप में है, सही है। और ये सब बातें इसमें इन्होंने बताई गई हैं कि कैसे स्मार्टफोन में यूज़ है, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, टॉप प्रायोरिटी दे रहा है, इसको क्यों दे रहा है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। आज का बिजनेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है कि सेबी जो है वो सेबी
जो है ये कहना चाह रहा है कि एफपीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहा है। देखो लिखा हुआ है एफपीआई नॉट हैविंग टू डिस्क्लोज फाइनल ओनर इज चैलेंज इन अदानी हिंडनबर्ग केस। मतलब एफपीआई, देखो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आप इतनी ही हेडलाइन से प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको 110%, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। क्या होता है, एफपीआई की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं होती। मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिक्र मत करिए, बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। मगर मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो एफडीआई होती है, आप यहाँ देखिए एफडीआई की क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते। जो एफपीआई होता है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफडीआई जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें पर्सन के नाम आते हैं, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। जबकि एफपीआई को कोई और कंट्रोल करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। तो कभी कभी एफपीआई का नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। आप थोड़ा सा इसे मुझे कंफर्म करके बताइएगा, और जहां अगर मैं गलत होऊंगा तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। तो इस केस में हमारे लिए हिंडनबर्ग की इंपॉर्टेंस नहीं है। हम देखेंगे सेबी कब स्टेबलाइज हुआ, क्या सेबी स्टेचुटरी बॉडी था, एफपीआई का क्या रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट में, ये सब। अब सेबी देख लीजिए। अब सेबी आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ लिखा है कि सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है, 12 अप्रैल 1992 को बनी, और ये सेबी एक्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत बनाई गई। ठीक है, तो ये बात बताइए। मगर आप क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा यूपीएससी में जैसे इन्होंने बताया। क्वेश्चन क्या आएगा, सेबी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी, 1992 में स्टेचुटरी का दर्जा उसे मिला। बिल्कुल ठीक हो। आप समझोगे नहीं यार हमने तो स्टेचुटरी पढ़ा नहीं। अगर डेप्थ नॉलेज लोगे, अगर अच्छे से आर्टिकल को पढ़ोगे तो ये देखो, सेबी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी, 1988 में से बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेबी को एक्ट प्रोवाइड करवा दिया गया। जब एक्ट से कोई बॉडी बनती है तो उसे स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इस पूरे आर्टिकल में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही लगी कि पहले वो जो थी नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी, धीरे धीरे उसे स्टेचुटरी का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। और अदर मेंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, और सिक्योरिटी मार्केट को इंटरेस्ट का। सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती हैं, बॉन्ड होते हैं, डिवेंचर होते हैं, क्या होते हैं, ये सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। मगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी क्या होती है, एक ब्लैंक पेपर होता है। सरकार ने कहा मुझे 100 लाख की ज़रूरत है, मैं एक ब्लैंक पेपर मार्केट में इशू कर रहा हूँ, 10-10 लाख आप दीजिए, अगले 5 सालों के बाद आपको मैं 11 लाख दूंगा। सिक्योरिटी है, ये कुछ नहीं है, बस यही सिक्योरिटी मार्केट है। इसी को कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड जो होते हैं वो 1 साल से ऊपर के होते हैं, और कैपिटल मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है। अब मान लो कोई केस किया, आप सेबी से सेटिस्फाई नहीं है, तो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया इन्होंने। उस अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है कि आप फील एग्रीव्ड बाई सेबी, अगर आप फील उससे एग्रीव कर रहे हैं, मतलब आप खुश नहीं हुए, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएं। इसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है। ठीक है, और इसके बाद अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। लो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, प्रीलिम्स पॉइंट। आप इसे रट लेना बिल्कुल कि सेबी का, अगर सेबी से आप खुश नहीं है, सेबी के वर्डिक्ट से खुश नहीं है, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, यहाँ हाई कोर्ट नहीं लिखा, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब याद रखने की बात है। अब मैंने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बताया था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं, एक पोर्टफोलियो होता है उनका, मतलब ये पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं। पैसिवली क्या मतलब, मान लो बिल क्लिंटन है, बिल क्लिंटन ने कहा मैं इंडिया की अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मगर मैं अपना नाम शो नहीं करना चाहता हूं। बिल क्लिंटन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, बिल क्लिंटन, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब ये नामों की लिस्ट नहीं देगा इंडिया को, ये कैपिटल दे देगा। ये क्या करेगा, बिल क्लिंटन को जितना इंटरेस्ट होगा उतना इंटरेस्ट दे देगा। ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इसमें ये बहुत सारे बॉन्ड में करते हैं, म्यूचुअल फंड में, मगर पोर्टफोलियो की इंडिया में एक लिमिट है, इसी वजह से, क्योंकि नाम डिस्क्लोज नहीं होते हैं, तो इस वजह से एक लिमिट है कि आप इतने % तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि एफडीआई की लिमिट ज़्यादा है, दोनों की लिमिट है, मगर एफडीआई आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एफडीआई में आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप कभी भी प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है कि आप एफपीआई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं, एफपीआई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लॉस से, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे गेन से। उन्होंने इन्वेस्ट किया
उनका इन्वेस्टर अलग है, वो उनको पैसे दे देगा उनके बीच में जो करार हुआ, ठीक है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि एफपीआई जो होता है वो एक हॉट मनी होता है। अब आप इस हॉट मनी को समझिए। हॉट मनी इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है, जैसे ही क्राइसिस आता है, ट्रबल होता है इकोनॉमी में, जैसे ही ट्रबल होता है ये भाग जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे ही आपकी इकोनॉमी में ट्रबल हुआ, जैसे ही आपकी करेंसी गिरने लगी, इन्होंने नोट निकालना चालू कर दी इंडिया में। अभी कुछ दिनों की न्यूज़ है, कितने एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चले गए इंडिया छोड़ के, क्योंकि यूएसए ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो वहाँ पर उन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए इसे हॉट मनी कहा जाता है। और ये मोर लिक्विड होती है, वोलाटाइल होती है और रिस्कियर देन एफडीआई होती है। ये आपको रटना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं रटते हैं तो आपको उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप इस आर्टिकल को सीरियस लेना कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है। देखो डेफिनीशन देख लो, एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस मैंने डाला। एक एक चीज़ जो प्रीलिम्स में माने जाने वाली इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। लास्ट ईयर मैंने एमपी से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस की थी और वो पेपर में आई, एक क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड आया कि एमपी की क्वालिफिकेशन क्या होती है, एमपी कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एफपीआई क्या होता है, देखो एफडीआई क्या होता है, इन्वेस्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन्हें मिलता है। ये भी है फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब रोल क्या है इन्वेस्टर का, ये एक्टिव इन्वेस्टर होता है, देखो यहाँ लिखा, और ये पैसिव इन्वेस्टर होता है। मैंने बता ही दिया आपको कैसे एक्टिव होता है, कैसे पैसिव होता है। अगर आपको दिक्कत आती है तो एक बार रिपीट करके सुनिए, अगर फिर भी दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए आप। मैं पूरा आर्टिकल इस न्यूज़पेपर डिस्कशन से हट के अलग डिस्कस करूँगा। टाइप डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, मैंने बताया नहीं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एफडीआई वाले। ये इनडायरेक्ट होता है, ना मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड खरीद लिया, बीच के एक इंस्टीट्यूशन ने बॉन्ड खरीदा, बाहर के किसी ने किसी को बेच दिया, उसे कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चीज़ है इसमें। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल, इसका हाई कंट्रोल होता है। मैंने बताया कि एफडीआई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ, कितना लॉस हुआ, सबसे मतलब होता है एफडीआई वाले को, मगर इसको कोई मतलब नहीं होता, वेरी लो कंट्रोल होता है। टर्म लॉन्ग टर्म में करते हैं एफडीआई वाले ज़्यादा, ये शॉर्ट टर्म में करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इफिशियंट होता है इनका, कंपेरेटिवली लेस इफिशियंट होता है, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे रख लीजिएगा। क्या होता है जब क्वेश्चन आता है तो ये सब नहीं होता कि एफडीआई की एंट्री डिफ़िकल्ट होती है, एग्जिट भी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि एफपीआई की रिलेटिवली इजी होता है। कैसे, आप मैनेजमेंट किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया एफडीआई के तौर पे, आप मैनेजमेंट में हैं उसके, आप देख रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी, आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा। आप सोचेंगे यार इतना लॉस है, इतना पैसा है, केस चल रहा है, मैं कैसे निकल सकता हूँ। ये ईजी है, बॉन्ड लिया, बॉन्ड बेच दिया, ख़त्म बात। एफपीआई का ये है लीड टू, वही लीड टू की बात वही है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर इस पॉइंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये टेक्नोलॉजी को भी फ्लो करते हैं, फंड को भी फ्लो करते हैं और रिसोर्सेज को भी फ्लो करते हैं। ये केवल कैपिटल फ्लो करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्के में आप मत लेना इसे। रिस्क स्टेबल होता है, ये वोलेटाइल होता है, ये भाग जाते हैं, कुछ भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यही है कि सेबी कैसी बॉडी थी और एफपीआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है, ये सब बात आपको रटना पड़ेगी। अब चाइना क्या है, अब इंडिया को एक इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट है, उसने इंडिया को क्या बताया है, इंडिया जो है बेस्ट इन्वेस्टिंग प्लेस है। क्यों प्लेस बेस्टिंग बताया, देखो एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड के और ईस्टर्न वर्ल्ड के पोल बन गया है, क्योंकि जो है चाइना को कोई नहीं चाहता उसको वो आगे बढ़े। चाइना जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लोग डरते हैं, अथॉरिटेरियन रिजाइम में कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका जो है ऐसी चीज़ें बनाता है जिससे आपको फील होगा कि चाइना में कुछ गड़बड़ हो रहा है हमेशा, और जबकि आप देखेंगे यूएसए में आपको अच्छा फील होगा। यही रिपोर्ट ये कहना चाहती है कि सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट हो गया इंडिया। इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें बस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब बातें बताई गई। अगर आपको ज़्यादा ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए खोजना है तो आप चाइना का मैप खोजिए, येलो रिवर देखिए, कौन सी रिवर चाइना में ही बहती है ये आप मुझे बताइए। ये सब चीज़ें हैं। अब आगे देखिए,
आगे क्या हुआ, रेस्क्यू किया गया है 86 माइग्रेंट को फ्रॉम बोट नियर कैनरी आइलैंड। अब पता होना चाहिए आपको कैनरी आइलैंड कहाँ पर है, कैनरी आइलैंड किसका पार्ट है। अब आप देखिए, ये स्पेन है, स्पेन से ये नीचे मोरक्को है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। इसमें आप देखिएगा, मैप देखिएगा, एटलस उठा के यहाँ जिब्राल्टर स्ट्रेट, आप बताइएगा मुझे जिब्राल्टर स्ट्रेट किसका पार्ट है। ये मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक सी है, ये कैनरी आइलैंड है। आप मुझे बताना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये कैंसर जा रही है, कैंसर से कितनी डिग्री ऊंचे कैनरी आइलैंड है। ऐसे याद होगा आपको, डे टू डे एक्सरसाइज करना पड़ेगी माइंड की। ये है अगला आर्टिकल क्या है कि चाइना का कुछ सोलोमन आइलैंड से करार हुआ है। तो ये देखो इक्वेटर जा रहा है, तो डायरेक्ट पूछेगा क्या सोलोमन आइलैंड लाइन ऑफ इक्वेटर पे पड़ता है, आप कहो सोचते रह जाओगे, पता ही नहीं होगा। तो लाइन ऑफ इक्वेटर से जस्ट नीचे है सोलोमन आइलैंड। ये देखो 23 डिग्री ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। आज तो हमने ये देखा, यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी मैप से रिलेटेड। मैं आपका ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ, मैप भी कवर कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट भी कवर कर रहा हूँ, पॉलिटी भी कवर। आप डे टू डे अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कीजिए और करंट पोर्शन मेरे पे छोड़ दीजिए। आपका करंट पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे ऐसा हमने सोचा नहीं था। अब आगे देखते हैं। अब ये आज एक आर्टिकल आया कि राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहा जाता है, क्यों राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, क्यों लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस कहा जाता है, क्यों राज्यसभा को सेकंड चैम्बर कहा जाता है और अनपॉपुलर हाउस कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे। अगला क्या है कि राज्यसभा में देखो कंपोजिशन देख लो आप, कंपोजिशन क्या है राज्यसभा की कंपोजिशन। ये देखो राज्यसभा की कंपोजिशन है कि राज्यसभा में जो क्या कहते हैं, ये आप देख लो, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 250 होती है और 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। मगर करंट क्या है 245 है। करंटली क्या है इसकी जो मेंबर है वो 245 है, ठीक है 245 मेंबर हैं, मगर 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता ही होगा, आर्ट सोशल साइंस और ये सब मैं आगे बताऊंगा। अब क्या है लोकसभा में 550 है, ठीक है 550 है, और जबकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, मगर वो चीज़ रिमूव कर दी गई है और यूटी से 13 मेंबर आते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूटी 550 स्टेट से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 20 यूटी से आते हैं, सॉरी। करंट स्ट्रेंथ क्या है 545 है, 13 स्टेम यूटी से आ रहे हैं, ये थी, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन जो है ये आपको बताना कौन से अमेंडमेंट्स है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन, जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन 1 मेंबर या 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे उसको रिमूव कर दिया गया। अब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप अच्छे से पढ़िए, आप देखिए आपको एहसास होगा कि कैसे एंग्लो इंडियन की मेंबरशिप को रिमूव कर दिया गया, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी एक बार। धीरे धीरे हम ये सब चीज़ें कवर करते जाएंगे डे टू डे। अब क्या है कि कैसे इलेक्ट होता है। जैसे राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उनमें क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट थोड़ी नहीं होता है। जैसे ये लोकसभा का हम देख रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट एमपी को चुनते हैं और वो एमपी जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इसे चुनते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूनियन टेरिटरी के मेंबर जो है राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, 3 यूटीज़ है, ठीक है 3 यूटी के हैं। अब जो जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर जम्मू आ गया, लद्दाख अलग है तो जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है। तो ये यूटी। अब दिल्ली में तुमने कभी बार चड्डा को सुना होगा, चड्डा जो है दिल्ली से राज्यसभा के, पंजाब से राज्यसभा के मेंबर है, मगर दिल्ली के संजय सिंह को सुना होगा आपने। ये हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, अब राज्यसभा का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि कोई भी बिल आया लोकसभा में झट से पास हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर है बीजेपी की या फिर अदर कांग्रेस गवर्नमेंट की, जो भी पावर में है। मगर क्या करता है राज्यसभा उस बिल को रोकता है, रिव्यू करता है, आराम से देखता है, अल्टर करता है, कहता है नहीं ये डेमोक्रेसी के लिए गड़बड़ है,
ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब इसके पास लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, जबकि आप देखेंगे लोकसभा इजीली उसे रिमूव कर देता, मतलब इजीली पास कर देता है, सॉरी। तो ये आज हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ मैं दोबारा आपको ले जाना चाहता हूँ, एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो वास्तव में आप पछताएंगे।